नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी की एक छोटी सी पहल जो सीजीपीएससी प्री के एस्पिरेंट वालों के लिए है, जो आने वाले सीजीपीएससी 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए एमसीक्यूज़ की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें सारे फैकल्टीज़ आके अपने अपने विषय के वीडियोज़ बनाएंगे और आपको दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको फ़ायदा करे, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना विलंब किए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मणिपुर और चौथा असम। अब ये सीमा स्पर्श करने वाले जब भी प्रश्न आएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप एक छोटा सा मैप बना लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए कैसे क्या करना है। अगर आपको एक इंडिया के मैप बनाने की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इंडिया का मैप बनाए आपको ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से राज्य किस देश से लगे हुए हैं। ये हो गया आपका सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये मेघालय, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये हो गया आपका मिजोरम, और यहाँ ये हो गया आपका त्रिपुरा। ये हो गए आपके 7 सिस्टर्स। ये सिक्किम, ये बी से भूटान, ये नेपाल, ये वेस्ट बंगाल और ये हो गया आपका बांग्लादेश। यहां पर एक बात समझिएगा, सबसे पहले सिक्किम पूछ रहा है कम से कम 2 देशों से लगे हुए हैं। सिक्किम जो है ऊपर चाइना से लगा हुआ है, पश्चिम में नेपाल से और पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। उत्तर में चाइना, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान, यानी सिक्किम 3 देशों से लगा हुआ है। और फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल किससे लगा हुआ है? नेपाल से भी लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से लगा हुआ है, ये भी हो गया। असम की बात करें तो असम जो है वो भूटान से लगा हुआ है और बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो असम जो है वो 2 देशों से लगा हुआ है। लेकिन बात अगर मणिपुर की करें तो मणिपुर जो है वो सिर्फ एक देश से लगा हुआ है और वो है म्यांमार, और वो है आपका म्यांमार। तो ये म्यांमार एक देश से लगा हुआ है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। तो कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले ऐसे कितने राज्य हैं? तो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 का 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है वो एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। पुदुचेरी के सभी जिले जो है वो बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पुदुचेरी की बात करते हैं तो ये देखिए उसका एक जिला केरल में है और एक आंध्र प्रदेश में और 2 तमिलनाडु में है। केरल में माहे, ये अब आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और एक हो गया कराईकल जो पुदुचेरी के नीचे दक्षिण में पड़ता है। ये 4 जिले हैं पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, और ये आपका फ्रांसीसी क्षेत्र है, यानी फ्रांसीसी उपनिवेश। फ्रांसीसी उपनिवेशों के भारत में विलय की अगर मैं बात करूं तो 5 फ्रांसीसी उपनिवेश थे, जिसमें से एक था चंद्रनगर, एक यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी, जिसमें से चंद्रनगर को 1955 में पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया, उसको अलग कर दीजिए। ये चारों को मिलाकर क्या बनाया गया? पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। और ये 3 जो है वो बंगाल की खाड़ी पर है और एक जो है वो अरब सागर पे। तो ये कहना कि सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है तो ये गलत हो जाएगा। और कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर, मतलब इसमें पहला सही है तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ये इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न,
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि जब आप नेशनल हाईवे के विकास पढ़ेंगे तो नेशनल हाईवे के विकास में महत्वपूर्ण 2 चरण, वैसे तो इसके विकास के 7 चरण हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 चरण हैं, जिनमें एक है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा बता दीजिएगा गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में हमने भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ा, जिसमें से एक है आपका दिल्ली, एक कोलकाता, एक आपका चेन्नई और एक यहां पे बता दीजिएगा मुंबई। 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया और 4 महानगरों को जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। यार नेशनल हाईवे विकास कर रहे हो और 4 महानगर आपस में ना जुड़े तो क्या मतलब? और दूसरा गलियारा, जिसमें हमने नॉर्थ साउथ को और ईस्ट वेस्ट को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। उत्तर को श्रीनगर से, दक्षिण को कन्याकुमारी से जोड़ा, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को पूर्व में असम के सिलचर से जोड़ दिया। मैं ये भी बता दूं कि श्रीनगर को जो कन्याकुमारी से जोड़ा गया ये कुछ और नहीं NH44 ही है, जिसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH27 है, जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। और ये दोनों आपस में कहां पर काटती हैं एक दूसरे को? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। यहां पर अगर आप देखेंगे प्रश्नों को तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और ईस्ट वेस्ट में पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को पूर्व में असम के सिलचर से जोड़ता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, पृथक करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब एक बात समझिएगा, ये अंडमान और ये निकोबार, ये इसको कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करने वाला चैनल या अक्षांश कौन सा है? 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दूं कि अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। और निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लघु निकोबार और एक बता दीजिएगा ग्रेट निकोबार। याद रखिएगा अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, साथ ही साथ ये 10 डिग्री चैनल अंडमान के सबसे नीचे वाले भाग को और निकोबार के सबसे ऊपर वाले भाग को भी क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी लघु अंडमान और कार निकोबार किस चैनल से अलग होते हैं? तो वो भी 10 डिग्री चैनल से ही अलग होते हैं। अब ब्रॉडर सेंस में अंडमान निकोबार को अलग कर दो 10 डिग्री से, या तो अंडमान का सबसे नीचे वाला लघु और निकोबार का सबसे ऊपर वाला कार निकोबार को भी 10 डिग्री चैनल ही क्या करता है, अलग करता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो यार ये गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,099 किलोमीटर है। ये आपका सही हो जाएगा। पहले इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर थी, फिर हमने क्या किया, उस नए तरीके से फिर से हमने क्या किया, मेजरमेंट किया, लंबाई को मेजरमेंट किया, और द्वीपों की लंबाई, छोटे छोटे टापू की लंबाई, लैगून झील की लंबाई, ये सब को कंसीडर किया तो हमारी कुल लंबाई 1198.81 किलोमीटर हो गई, जिसे लगभग 11,099 किलोमीटर के रूप में लिया जाता है। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। ये गलत हो जाएगा, 8 नहीं भैया 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है
कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही में सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्लेट विवर्तनी की भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। ये गलत है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये आपका सही है। चलो देखते हैं कैसे। याद रखिएगा, वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, वैगनर ने बताया कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे पहले, जिन्हें क्या बोला गया, पेंजिया। और सारे महासागर को जो आपस में जुड़े हुए थे उनको बोला गया पेंथलासा। अब पेंजिया जो महाद्वीप के आपस में जुड़ने से बना था, याद रखिएगा, पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की वजह से वो क्या हो जाती है, टूट गई। और वो टूट गई तो 2 भागों में क्या हो गया, बट गई। ऊपर वाले को बोला गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। मैं फिर कह रहा हूं, इस गोंडवाना लैंड में फिर से इंटरनल फोर्स की वजह से चट्टानें टूट गई और टूटकर जो पश्चिमी विखंडन हुआ, पश्चिमी विखंडन में ये कौन सी संरचना बनी, तो दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। और पूर्वी विखंडन जब हुआ, और जब पूर्वी विखंडन हुआ तो पूर्वी विखंडन से क्या बनी, बता दीजिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी, जिसमें ऊपर वाला इंडियन और नीचे वाला ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। और बीच की प्लेट बनी कौन सी, अफ्रीकन प्लेट। तो यहां पर दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट गोंडवाना का हिस्सा है। और जबकि ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर में यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा बना उत्तरी अमेरिका। जब अंगारा लैंड में इंटरनल फोर्स की वजह से चट्टानें टूट गई तो पश्चिमी विखंडन से उत्तरी अमेरिका, और जो बाकी हिस्सा बना उसको बोला गया यूरेशिया, क्योंकि उसमें यूरोप और एशिया दोनों का महाद्वीप का पार्ट था, और इसी को बोला गया यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर एक बात समझिएगा कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये जब अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई होगी, अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, तो इसकी दिशा कौन सी थी, तो पूर्व दिशा। और फिर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई होगी तो इसकी दिशा क्या होगी, उत्तर और दक्षिण। कई जगहों पे इंडियन प्लेट को उत्तर की ओर जाते हुए बताया कि इंडियन प्लेट उत्तर की ओर मूव कर रही है, जबकि उससे पहले वो पूर्व की तरफ मूव कर रही थी। तो पूर्व की तरफ अगर जाते जाते अगर ये प्लेट बटी होगी और उत्तर दक्षिण दिशा में गई होगी, तो इसकी दिशा उत्तर दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर पूर्व, और ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्व। तो जब आप देखेंगे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रही, तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, उत्तर नहीं। इसका एग्जैक्ट और सही जवाब क्या होगा, उत्तर पूर्व इसके लिए सही जवाब होगा। और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है कि गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। तो जब दक्षिण की ओर बोल रहा है तो सरासर गलत हो जाएगा। उत्तर की ओर बोलता तो भी मैं इसे गलत ही कहता, क्योंकि उत्तर की ओर नहीं, उत्तर पूर्व की ओर वो क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहां पे मैं और क्लियर कर देता हूं कि अगर 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आके टकरा रही है तो इसको बोला जाता है अभिसरण, कन्वर्जेंस। और जब ये 2 प्लेटें दूर जा रही है तो उसको बोलते हैं क्या, अपसरण, यानी डाइवर्जेंस। तो पास आने को अभिसरण, दूर जाने को अपसरण। तो कौन सी 2 प्लेटें पास आ रही है, ये इंडियन प्लेट जब ऊपर जाएगी तो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। तो याद रखिएगा, हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने को, 2 प्लेटों के पास आने को क्या बोला जाता है,
अभिसरण, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का परिणाम है हिमालय की उत्पत्ति। इनके अभिसरण का परिणाम है हिमालय की उत्पत्ति, याद रखिएगा। तो कभी ध्यान रखिएगा कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का परिणाम है हिमालय का बनना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बिल्कुल सही है। और पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन में बी इसका सही जवाब होगा, केवल 2। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। अब आप इसे क्रम से जमाइए, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए यहां पर दोदा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश लिखा हुआ है। अब आइए यहां पर भारत में आप देखिएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से एक पहाड़ी बनती है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची चोटी का ही नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम क्या बताएंगे, दोदा बेटा। आपको मैं और क्लियर कर दूं, पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय पठार की या पूरे दक्षिण भारत की 2 सबसे ऊंची चोटी, एक का नाम बता दीजिएगा अनाईमुडी और एक का नाम बता दीजिएगा दोदा बेटा। याद रखिएगा, इसे डी से डोडा भी बोलते हैं, दोदा भी बोलते हैं। अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, और दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ये 2 ध्यान रखिएगा। तो नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलने से नीलगिरी की पहाड़ी बनी जिसकी ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये पहली बात। फिर आप देखिएगा यहां पर विंध्याचल है, सतपुड़ा है, तो ये आपका क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद धौलागिरी, फिर ग्रेट हिमालय की नेपाल में पर्वतों में एक पर्वत आएगा जिसका नाम है धौलागिरी। इसी से मिलता जुलता एक नाम है धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में होगा और मिड हिमालय की पर्वत का हिस्सा होगा। धौलागिरी जो है वो नेपाल में है और ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और फिर उसके ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में देखेंगे लद्दाख के ऊपर एक पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख के खत्म होने के बाद कैलाश पर्वत श्रृंखला जिसकी एक चोटी है कैलाश पर्वत जो शिव जी का निवास स्थान है। तो ये हो गया आपका कैलाश पर्वत। तो अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले आएगा दोदा बेटा, फिर और ऊपर जाओगे तो दूसरे नंबर पे विंध्याचल, तीसरे नंबर पे धौलागिरी और चौथे नंबर पे कैलाश पर्वत। तो दोदा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश पर्वत, ये दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है। ठीक, बिल्कुल सही। और कारण क्या बता रहे हैं कि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। ठीक, ये भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए समझते हैं कैसे। याद रखिएगा, अगर आप पता होगा तो 30 से 35 पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की एक पट्टी होती है पृथ्वी पर, और यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, जब सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और उसका प्रभाव यह होता है कि सारे प्रेशर बेल्ट नीचे की ओर खिसक जाते हैं। 30 से 35 पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है वो भी नीचे की ओर खिसक जाएगा, 5 से 10 डिग्री नीचे की ओर खिसक जाती है, जिसकी वजह से जो पहले भूमध्य सागर पे हाई प्रेशर हुआ करता था अब यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। इस लो प्रेशर को भरने के लिए यूरोप की ठंडी और सहारा की गर्म हवाएं चलती है जो यहां पर एक वाताग्र का निर्माण करती है। वाताग्र, इसी वाताग्र को ही क्या बोलते हैं तो बता दीजिएगा, शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात मतलब टेम्परेट साइक्लोन। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है, तो ये हो गया शीतोष्ण चक्रवात। इसी शीतोष्ण चक्रवात को ही हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भूमध्य सागर पश्चिम में है और भारत पूर्व में है,
ये शीतोष्ण चक्रवात हमारे भारत आएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। चूंकि ये पश्चिम से आ रहा है इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इतना ही नहीं, जब ये हमारे भारत में आएगा तो भारत में 3 भागों में बंटकर वर्षा करवाएगा। एक जो हिमालय वाले क्षेत्र में जाएगा तो हिमालय में क्या करवाएगा, हिमपात करवाएगा। हिमपात मतलब स्नोफॉल, बर्फ गिरेगा ऊपर से, स्नोफॉल वाली बर्फ। फिर मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक क्या करवाएगी, रिमझिम वर्षा करवाएगी। क्या करवाएगी, तो रिमझिम वर्षा करवाएगी। और अरावली के पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाएगी, जिसको मावट कहते हैं। मावट क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है, ये याद रखिएगा। तो ये कहना कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक वर्षा होती है, हिमपात होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवन आती है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। कहां पर आती है, भूमध्य सागर पे आती है। कब आती है, सूर्य के दक्षिणायन होने पर आती है, शीत ऋतु में आती है और ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से आती है। ठीक, तो इसमें दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। चलिए अब यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार 3 राज्यों में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओडिशा में पूर्वी घाट की, चूंकि पूर्वी घाट जो है वो कटी छटी पहाड़ी है, सतत नहीं है, वो कटी छटी है। और इन पहाड़ियों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से देख रहे हैं। उड़ीसा में इसकी 2 पहाड़ियां फैली हुई है मुख्य रूप से, एक उत्तरी सरकार की पहाड़ी, दूसरा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। उत्तरी सरकार की पहाड़ी और बता दीजिएगा महेंद्रगिरी की पहाड़ी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में 3 पहाड़ियां याद रखिएगा। एक बोलिएगा नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल्स। दूसरा बोलिएगा वेलिकोंडा, वेलिकोंडा हिल्स। और तीसरा बोलिएगा पालाकोंडा, पालाकोंडा हिल्स। और तमिलनाडु में आएंगे तो बता दीजिएगा जावेदी, जावेदी हिल्स। दूसरा बोलिएगा सेवरा हिल्स। और तीसरा बोलिएगा पचमलाई हिल्स। पूर्वी घाट की पहाड़ियां क्रम से भी पूछी जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम जमाइए। आप देखिएगा वेलिकोंडा की जो पहाड़ी है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है, पूर्वी घाट की पहाड़ी है। तो इसमें नीलगिरी की पहाड़ी का हिस्सा है क्या, पश्चिमी घाट का है क्या, कार्डेमम की पहाड़ी का हिस्सा है क्या, या पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो बता दीजिएगा पूर्वी घाट इसका सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर देखिए दर्रा दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। देखिए जोजिला जो है वो लद्दाख में है, आप बुर्जिला जोजिला दोनों को लद्दाख में पढ़ते हैं। शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, यहां से सतलज नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला और झेलेपला आपको पता होगा सिक्किम में है। तो जब आप इनको कूट जमा रहे हैं तो सुमेलित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए पहले का तीसरा, तो तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। देखिए अरावली तंत्र, आर्कियन तंत्र, हड़प्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र। ये जो अरावली तंत्र है ये कोई और नहीं, धारवाड़ तंत्र को ही अरावली तंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरावली में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, इसलिए धारवाड़ को अरावली तंत्र भी कहते हैं।
इसलिए धारवाड़ को अरावली तंत्र भी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सबसे पुरानी पूछ रहा है भारत की प्राचीनतम शैल समूह है, तो अरावली, धारवाड़, आर्कियन, कुड़प्पा और विंध्यन। अब मैं आपको बता दूं सबसे प्राचीन है आर्कियन, क्योंकि इसका समय जो है वो आर्कियन युग में हुआ है या आर्कियन काल में हुआ है। सबसे पहला युग की अगर मैं बात करूं तो इजोइक, और इजोइक का समय 200 करोड़ से लेकर 60 करोड़ तक था। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को बांटा गया है आर्कियन, एक क्या बोला गया आर्कियन, और एक को बोला गया प्री कैम्ब्रियन। एक को क्या बोला गया प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अब आर्कियन की बात करें, इसका समय 200 से लेकर 70 करोड़ और प्री कैम्ब्रियन का समय है 70 से लेकर 60 करोड़। इस आर्कियन समय में सबसे पहले अगर कोई चट्टान बनी तो वो आर्कियन समय में बनने वाली आर्कियन रॉक है। सबसे पहली चट्टान जो पृथ्वी पर बनी, और वो भारत का भी हिस्सा है, और वो है कौन सा आर्कियन। तो सबसे सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन तंत्र। सबसे प्राचीन शैल समूह न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे पहली चट्टान आर्कियन रॉक। फिर अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पीओके वाला क्षेत्र, ठीक, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर। आप यहां ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। लद्दाख जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी, और काराकोरम लद्दाख के बीच से बहती है श्योक नदी। जब बात आ रही है बीच से बहने वाली नदियों की, कि कौन सी नदी किनके बीच में बहती है, तो सिंधु नदी के बारे में अगर प्रश्न होगा तो लद्दाख और जास्कर जवाब दीजिएगा, और श्योक नदी के बारे में बोलेगा तो काराकोरम लद्दाख जवाब दीजिएगा। सिंधु नदी, और आपको यह भी बता दूं यहां पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पर है आपका रीमो ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, रीमो ग्लेशियर से ही नदी निकल रही कौन सी, श्योक नदी, और ये जाकर मिल जाएगी किसमें, सिंधु में मिल जाएगी। सिंधु नदी जो एंटर करती है लद्दाख के दमचौक नामक जगह से भारत में एंटर करती है, और एग्जिट करती है इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के चिल्लास नामक जगह से, एग्जिट कर रही है और पाकिस्तान चली जाती है। समझना यह है कि कभी श्योक नदी पूछ दे तो काराकोरम लद्दाख बोल दीजिएगा, और सिंधु नदी बोले तो लद्दाख जास्कर याद रखिएगा। सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों के बीच में बह रही है, तो लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से बहती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 को 2 से मिलाइए। ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, जबकि कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। इसका मतलब यह है कि 3 4 2 1, देखिए 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 3 4 2 1, ठीक, तो ये हो गया। फिर आप बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। मेरे जवाब देने से पहले आपको अपना जवाब तैयार रखना है। चलिए अब इसका जवाब देखिए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और वो कैसे, वो देखिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है, ये भी सही है। कैसे, वो देखिएगा।
प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पश्चिमी घाट, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से ही निकलती है। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पश्चिमी घाट क्या करती है? अलग करती है। वो एक जल विभाजक का कार्य करती है कि उधर की नदियां उधर बहेगी और इधर की नदियां इधर बहेगी। कोई भी नदी पश्चिमी घाट को पार करके इधर उधर नहीं बहेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। क्या मतलब? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी आती है और यमुना में मिलती है। यमुना जाकर गंगा में मिलती है और गंगा नदी आगे समुद्र में मिलती है। तो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन गई। अमरकंटक पठार से निकलने वाली सोन नदी जाके गंगा में मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार का ऊपर में अमरकंटक का पठार से निकलने वाली नदी सोन नदी जाकर गंगा में मिलती है, वो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है। झारखंड के हजारीबाग के पठार से निकलने वाली दामोदर नदी जाकर हुगली नदी में मिलती है, जो गंगा की ही नदी है। तो हुगली में जाकर मिलेगी तो ये दामोदर नदी भी जाके गंगा में मिल रही है। तो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ पहाड़ी दिया हुआ है, एक तरफ कहाँ स्थित है। गारो की पहाड़ी जो है मेघालय में है, ये बिल्कुल सही है। मिकिर की पहाड़ी असम में है, ये भी बिल्कुल सही है। बट कैमूर की पहाड़ी सिक्किम में नहीं, बिहार में है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार बिहार में है, वहां पर इन पहाड़ियों को कैमूर के नाम से जानते हैं। और ये आपका क्या हो जाए? गलत हो जाए। ये दोनों आपका सही है, बट ये गलत है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहाड़ी और क्षेत्र। कार्डेमम की पहाड़ी, कोरोमंडल तट। मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को क्या बोलते हैं? तो बताइएगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट मतलब कन्याकुमारी से लेकर कहां तक? कृष्णा नदी। ये जो कृष्णा नदी है, ये जो कृष्णा नदी के मुहाने तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि पश्चिमी घाट के दक्षिण में जो दक्षिण सह्याद्री है, उसमें जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे है इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। मतलब ये बेसिकली पश्चिमी घाट में है। और ये कहना कि कोरोमंडल तट पे कहां पहाड़ियां होती है, तो ये आपका गलत हो गया। कैमूर की पहाड़ी कोंकण तट पे है, ये भी गलत। कोंकण तट मतलब ये आने वाली ताप्ती नदी, और ये हो गया आपका गोवा की राजधानी पणजी। तो ताप्ती नदी से लेकर पणजी तक के तट को कहते हैं कोंकण तट। फिर पणजी से लेकर मंगलुरु तक के तट को बोलते हैं कनारा तट। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। ऐसे तटों के नाम हैं। तो जो कोंकण तट है वहां पर कैमूर की पहाड़ी नहीं है, ये गलत हो गया। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों गुजरात में राजपीपला, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में महादेव, पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको मैकल के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य भारत में बिल्कुल सही है। और मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में, मैंने असम में बताया भी था, ये भी सही है। जबकि ऊपर के दोनों गलत है। तो तीसरा और चौथा सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तीसरा चौथा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तरुण मतलब युवा। हिमालय एक युवा नवीन वलित पर्वत है, नवीन युवा वलित पर्वत है। दुर्बल है क्यों? क्योंकि अवसादी चट्टानों से बनी है। हिमालय के आंतरिक भागों में इग्निशियस रॉक जरूर है, लेकिन बाहरी भाग में सेडिमेंट्री रॉक है। वो भी तैतीस सागर की अवसादी चट्टानें मौजूद है, जिसकी वजह से वो दुर्बल कहलाती है।
और लचीली इसलिए ताकि लचीली होने की वजह से ही तो फोल्डिंग हुई थी, और फोल्डिंग होने की वजह से ही तो ये फोल्डेड माउंटेन कहलाती है, यानी वलित पर्वत कहलाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है, यानी कि इंटरनल फोर्स एंड देयर एक्सटर्नल फोर्स। हिमालय में अभी भी वर्तमान समय में भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहे हैं। इंटरनल फोर्स जो है वो आज भी प्लेटों को खिसका रहे हैं, और आज भी ये जो हमारी इंडियन प्लेट है जिसके यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय बना, आज भी इंडियन प्लेट की गति लगातार बढ़ चली जा रही है। आज भी इंडियन प्लेट गतिशील है, गतिमान है, वो आज भी मूव कर रही है, जो उसके इंटरनल फोर्स को दर्शाता है कि आज भी इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स में हिमालय की नदियां आज भी हिमालय को काट कर उसके अवसादों को लेकर बह रही है, ये उसके एक्सटर्नल फोर्स को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। यह भी स्टेटमेंट सही है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला और दूसरा ये दोनों कथन क्या है आपके, सत्य है। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण है गॉर्ज का बनना, वी आकार की घाटी का बनना, छिप्रिकाएं और जलप्रपात। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह सब का बनना इस बात का प्रमाण है कि हिमालय अभी भी युवावस्था में है। अब एक बात और समझिएगा, पहले तो यहां पे गॉर्ज का मतलब समझिएगा। गॉर्ज क्या होती है? दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को पर्वत का घाटी कहा जाता है, और इस घाटी से ये जो नदी बह रही है, नदी क्या करती है, तो नदी अपर्दन करती है। ये अपर्दन के कारकों में नदी एक कारक है, और अपर्दन दो तरीके से हो सकती है, एक क्षैतिज अपर्दन और एक बता दीजिएगा ऊर्ध्वाधर अपर्दन। एक क्षैतिज अपर्दन और एक ऊर्ध्वाधर अपर्दन। क्षैतिज मतलब जब नदी, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, जब क्षैतिज काटेगी तो घाटी को क्या करेगी, चौड़ा करेगी, और जब ऊर्ध्वाधर काटेगी तो घाटी को क्या करेगी, गहरा करेगी। क्षैतिज में चौड़ा और ऊर्ध्वाधर में गहरा करेगी। नदी एक टाइम पे एक ही प्रकार का अपर्दन करेगी, या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर। गॉर्ज के मामले में नदी ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है, क्षैतिज नहीं करती, यानी वो जो है वो गहरा काटेगी, वो चौड़ा नहीं काटेगी। तो जब चौड़ा नहीं काटेगी तो ऊपर से कैसी रहेगी, तो बोलना सक्रिय रहेगी, और जब गहरा काटेगी तो नीचे अंदर से गहरी होगी। तो यहां पर घाटी कैसी हो गई, सक्रिय और गहरी घाटी को क्या कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। यही वी आकार की घाटी के अंतर्गत यह भी शामिल है। तो सक्रिय और गहरी घाटी को क्या बोला जाता है, तो बता दीजिएगा, गॉर्ज कहा जाता है। तो गॉर्ज बना रही है मतलब नदी युवावस्था में, हिमालय युवावस्था में। मैं भी और क्लियर कर रहा हूं, ये सब नदी बना रही है। छिप्रिकाएं की बात करें तो जब नदी ऐसे बहती है, देखा होगा आपने कभी, ये नदी ऐसे बहती है, ये छिप्रिकाएं हैं। जलप्रपात में पानी गिर रहा है, याद रखिएगा, ये गॉर्ज, वी आकार, छिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये सब हिमालय के युवावस्था होने को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूं, अगर नदी की 3 अवस्थाएं होती है, एक युवावस्था, एक बोल दीजिएगा प्रौढ़ावस्था, और एक को बोलते हैं वृद्धावस्था। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में नदी क्या करती है, तो बताइएगा, अपर्दन करती है, लेकिन या सिर्फ अपर्दन करती है, निक्षेपण नहीं करती। इसका मतलब यह है कि जब नदी तीव्र ढाल में बहती है, तीव्र गति से बहती है, तो वो अपर्दन करेगी, निक्षेपण नहीं करेगी। और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, जब समतल बहती है, तो वो सिर्फ क्या कर सकती है, निक्षेपण करती है, लेकिन क्या नहीं करती, अपर्दन नहीं कर सकती, वो सिर्फ डिपोजिशन करती है। लेकिन जब नदी इस तरीके से बहती है, ना एकदम तीव्र ढाल ना एकदम मंद ढाल, बीच वाली अवस्था होती है,
तो ये अपर्दन भी करेगी और निक्षेपण भी करेगी। बताना यह है मुझे कि प्रौढ़ावस्था में नदियां दोनों करती है, जबकि वृद्धावस्था में सिर्फ निक्षेपण करती है और युवावस्था में सिर्फ अपर्दन करती है। बात समझ में आ रही है? तो नदी युवावस्था में है तो सिर्फ अपर्दन करेगी, डिपोजिशन नहीं करेगी। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रौढ़ावस्था में है, वो अपर्दन भी करती है, निक्षेपण भी करती है। लेकिन हिमालय की नदियां युवावस्था में, क्योंकि हिमालय खुद एक युवावस्था में है, हिमालय की नदियां युवावस्था में बहती है, इसलिए वो सिर्फ अपर्दन करती है। इसका प्रमाण है कि वो सिर्फ काटेगी, वो गॉर्ज बनाएगी, वो वी आकार की घाटी बनाएगी, वो ऐसे छिपरिकाएं बनाएगी, वो जलप्रपात बनाएगी, लेकिन कहीं पे भी डिपोजिशन वाला सीन नहीं करेगी। इसलिए ये चारों बताते हैं कि हिमालय अभी भी युवावस्था में। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। मैं क्लियर कर दूं कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में सतलुज नहीं बल्कि सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। याद रखिएगा, सतलज गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये देखिए, हिमालय की चौड़ाई जो है पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, ये सही है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, ये हिमालय है तो ये हो गया पूर्वी हिमालय और ये पश्चिमी हिमालय। ये कहना कि पश्चिमी भाग में अधिक ऊंचाइयों में विविधता पाई जाती है, यानी कि एक पर्वत ज्यादा ऊंचा है, दूसरा कम ऊंचा है, फिर ज्यादा ऊंचा है, इस टाइप की विविधताएं पश्चिमी भारत में पाई जाती है या पश्चिमी हिमालय पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। पूर्वी हिमालय में ये विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? पश्चिमी हिमालय की सारी पर्वतें क्या होगी? ऊंची होगी, जबकि पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में एक पर्वत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो दूसरी तरफ अबोर की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां भी वहां पर है। तो पूर्वी हिमालय में या पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, न कि पश्चिमी भाग में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहां पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है अगर आपसे पूछ रहा है, गलत कौन सा है, तो पहला और तीसरा आपका गलत है। पहला और तीसरा आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ग्रेट हिमालय के बारे में पूछ रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन तीन हिमालयों में सबसे ज्यादा सतत आपका कौन सा हिमालय है? तो बोलना ग्रेट हिमालय, कंटिन्यूअस माउंटेन सीरीज के रूप में फैली हुई है। वहीं पर दूसरा, हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बनी है। क्रोड मतलब उसका जो अंदर वाला भाग है। मैं फिर कह रहा हूं, हिमालय का आंतरिक भाग जो है वो यूरेशियन प्लेट की आग्नेय चट्टानों से बनी है, जबकि बाहरी भाग जो है वो तैतीस सागर की अवसादी चट्टानों से बनी है। यहाँ पे याद रखिएगा, आंतरिक भाग मतलब क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इग्निशियस रॉक में ग्रेनाइट पाया जाता है, ये सही है। इसके अलावा इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह से पिघल जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेट हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमती है उसे आप ग्लेशियर कहते हैं, और ग्लेशियर कभी नहीं पिघलती पूरी तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं पिघलती। हाँ, मिड हिमालय के ऊपर जो बर्फ गिरी होती है, स्नोफॉल की बर्फ, वो गर्मी के मौसम में पिघल जाती है। या ये कहना कि ग्रेट हिमालय की, ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाइयों में जो बर्फ जमी होती है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, और वो उसका गर्मी के मौसम में पिघल जाना, वो भी पूरी तरह से पिघल जाना, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, हालांकि ग्लेशियर के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसमें शीत कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, उसके मामले में ये थोड़ा हद तक सही हो भी सकता है, लेकिन इसे मैं फिलहाल मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि ये गलत की श्रेणी मेरे को ज़्यादा लग रहा है। पूरी तरह से पिघल जाती है बर्फ की परत, बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है बर्फ की परत, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए
फिर अगला जो सेक्शन क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, नेपाल में। धौलागिरी भी आपका नेपाल में है। नामचा बरुआ आपका तिब्बत में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। बट K2 जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम का पार्ट है, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय के काराकोरम की ऊंची चोटी है K2। ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब है ग्रेट हिमालय के पर्वतों में। 1 3 4 5 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, जास्कर। मैं आपको क्लियर कर दूं, मिड हिमालय की बात कर रहे हैं। लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, महाभारत आपका नेपाल में, और जबकि जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। और ट्रांस हिमालय का कोई भी संबंध हिमालय से नहीं है, याद रखना। ट्रांस हिमालय टोटली अलग है हिमालय से। ये जास्कर गलत हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो देखिए, हिमालय की 5 नदियां हिमालय को 4 भागों में बांट रही है। कौन सी 5 नदी? सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और क्या बता दें, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, फिर अगला सतलज और काली के बीच में कुमायूं, काली तिस्ता के बीच में नेपाल और तिस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय कहते हैं। और कश्मीर हिमालय के अंतर्गत क्या आएगा, काराकोरम भी आएगा, लद्दाख भी आएगा, जास्कर भी आएगा, पीर पंजाल भी आएगा, सभी आएगा। यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला, सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करिए। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और मकालू नेपाल में है। यानी कि 2 1 3 इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। 2 फिर 1 और उसके बाद 3, 2 1 3 इसका सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो पंजाब के मैदान की बात कर रहे हैं ये सिर्फ भारत के पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब को भी इंक्लूड किया गया है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों से हुआ है, तो याद रखेगा इसके निर्माण में, इस मैदान के निर्माण में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज की भूमिका है। ये सभी नदियां पंजाब के मैदान से होकर बहती है और पंजाब के मैदान का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये सोन नदी, ये गलत हो जाएगा। ये घग्गर नदी, ये भी अलग हो गया। माही नदी, तो ये सब सवाल ही नहीं होता, एक ही ऑप्शन है। और हालांकि एक बात और क्लियर कर दूं, पंजाब का मतलब होता है पंज धन आब। पंज का मतलब 5 और आब का मतलब नदी। वो जगह जो 5 नदियों से बनी हो उसको बोलते हैं पंजाब। और वो 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन इसमें सिंधु भी है और सिंधु भी यहां से होकर बहती है और इस मैदान के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पंजाब का मतलब ही होता है पंज धन आब, पंजाब, 5 नदियों का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए जलोढ़ को आप 2 भागों में बांटिए। पूरा मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ का बना हुआ है, जिसको 2 भागों में बांटिएगा। एक को बोलिए नई जलोढ़ और एक को बोलिए
पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। जिन जगहों पे नदियां बाढ़ लाती है और बाढ़ के दौरान नवीन जलोढ़ क्ले का निक्षेप करती है, वहां पे खादर पाई जाती है। बांगर में नदियां बाढ़ नहीं लाती और नवीन जलोढ़ क्ले का निक्षेप नहीं करती। हर जगह नदी तो बाढ़ नहीं लाती, तो मैक्सिमम जगहों पे बांगर पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से है, ये सही है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में चूना पाया जाता है, इसलिए बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। यार ये गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है, न कि घटती है। घटती नहीं है, बढ़ती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, बिल्कुल। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बहुत प्रमुख नदियां से पश्चिमी घाट से ही निकलती है। पश्चिमी घाट सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल सही। दर्रों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट में थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पा घाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा, ठीक है, ये 4 दर्रे मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जिससे आप जा पाते हैं दर्रों को पार करके। तो ये सही है। पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थाल घाट महाराष्ट्र में है, ठीक। पाल घाट गोवा में है, ये गलत। भोर घाट, ठीक है, केरल में है, ये भी गलत। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही। पाल घाट केरल और भोर घाट गोवा होता तो सही होता। पहला और चौथा सही है, लेकिन क्या बोल रहा है? सही नहीं है बोल रहा है ना, सही नहीं है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फायदा करेगा। सीजीपीएससी के एग्जाम को लेकर आपकी तैयारी में इससे मदद मिलेगी। और भी वीडियोस के साथ हम प्रस्तुत होंगे और हमारे फैकल्टीज हर दिन 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे और इससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगा सीजीपीएससी 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ये नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।